हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन और जो एग्जांपल लेने वाला हूँ वो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता है और पूरे देश का माहौल हमारे खिलाड़ियों ने बदल दिया है। कोविड-19 की सेकंड वेव के बाद पूरे देश का जो एटमॉस्फेयर था, बड़ा डिप्रेसिंग और दुख भरा माहौल था, इसको हमारे खिलाड़ियों ने बदल दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और पूरे इंडिया को, सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज जो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि कई सारे मैसेजेस जो व्हाट्सएप और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें नीरज के जेवलिन की इनिशियल स्पीड को कैलकुलेट किया है। और इनिशियल स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जिस फार्मूले का यूज़ किया, जो मेथड यूज़ किया है, वो उसमें थोड़ा फॉल्ट है। तो मुझे लगा कि अभी जेईई एडवांस भी आपका आने वाला है, तो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो जेवलिन का थ्रो है, इसकी इनिशियल स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया है, वो फार्मूला यूज़ किया है हॉरिजॉन्टल रेंज का, प्रोजेक्टाइल मोशन का, R = u² sin 2θ अपॉन g। इसमें अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए तो हम जानते हैं sin 2θ मैक्सिमम होना चाहिए। sin 2θ मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 45 डिग्री होगा, यानी कि sin 2θ 90 डिग्री होगा, तो रेंज मैक्सिमम आती है। लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करते समय लोग ये भूल गए कि ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जबकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं या दोनों सेम लेवल पर हैं। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर इस तरह का है तो उसमें इस फार्मूले को लगाया जा सकता है। यानी कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है B। इस केस में हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको मैक्सिमम रेंज निकालना है तो थीटा = 45 डिग्री लेंगे, मैक्सिमम रेंज निकल आएगी। लेकिन जो एक्चुअल में थ्रो हुआ है, वो थ्रो कुछ इस तरह से हुआ है कि जैसे नीरज की हाइट, मेरे इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसके अकॉर्डिंग 5 फीट 11 इंच या 6 फीट के अराउंड है। तो उसका जो फेक थ्रो करने का एक्शन है या जो पॉइंट ऑफ रिलीज़ है, जेवलिन को जब उसने अपने हाथ से रिलीज़ किया, उस टाइम पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि उसकी हाइट कितनी रही होगी, पॉइंट ऑफ रिलीज़ की हाइट कितनी रही होगी, अराउंड 1.8 मीटर हम मान लेते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह से होगा। तो ये तो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस पॉइंट पर वो लैंड करेगा वो ये है। यहाँ पर इस हाइट h को इंक्लूड नहीं किया इस फार्मूले में, तो ये फार्मूला हम इस केस में नहीं लगा सकते हैं जिसमें कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसी हाइट पर होता है। ठीक है, तो अब इसमें करना कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, नीरज की जो हाइट है उसको मैं मान लेता हूँ 1.8 मीटर के आसपास है। तो यहाँ से ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट, अब ये जो एग्जैक्टली 1.8 मीटर पे तो उसका हाथ नहीं रहा होगा, ठीक है, किसी और हाइट पर रहा होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा, वो मार्जिन ऑफ एरर हम लेके चलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हम मान के चल रहे हैं कि इससे जो फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर प्रैक्टिकल आंसर के आसपास होगा, एग्जैक्टली सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम एयर ड्रैग को नेगलेक्ट करेंगे, एयर फ्रिक्शन जो होता है उसको नेगलेक्ट करेंगे। इसके अलावा विंड की स्पीड को नेगलेक्ट करेंगे, विंड की स्पीड की डायरेक्शन को नेगलेक्ट करेंगे। और टोक्यो में जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, उसको भी हम नहीं जानते। हालांकि इंटरनेट पर मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि टोक्यो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.78 के आसपास है, जबकि हम कैलकुलेशन में यहाँ पर यूज़ करेंगे 9.81, जो कि बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी की वजह से जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं ज़रूर कर दूंगा कि ऐसे केस जिनमें कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसी हाइट पर होता है और पॉइंट ऑफ लैंडिंग नीचे होता है, उसमें मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं, किस एंगल पर प्रोजेक्शन करना चाहिए जिससे कि रेंज मैक्सिमम आए। ठीक है, इसके बाद फिर फाइनली हम अप्रॉक्सीमेट स्पीड कैलकुलेट करेंगे कि नीरज के थ्रू की स्पीड कितनी रही होगी। एक और इन्फॉर्मेशन, जेवलिन को थ्रो करते समय, भाले को फेंकते समय जो एथलीट होता है उसको होल्ड करता है उसके सेंटर ऑफ मास पर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 1.8 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, ये मैं लेके चलूँगा। और इसका जो एक्शन है वो आप एक बार देख सकते हो, फिर से मैं दिखाता हूँ कि जब जेवलिन को थ्रो किया गया,
तो यहाँ से रिलीज किया गया है इस हाइट से, और फिर वो ग्राउंड पर गया। तो जो हाइट है 1.8 मीटर की, उस हाइट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। मैक्सिमम केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर रेंज बहुत ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर बहुत ज़्यादा है, तो हाइट को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन नीरज के थ्रो की जो रेंज है वो है 87.58 मीटर। तो 87.58 मीटर के कंपैरिजन में 1.8 मीटर को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ये नेग्लिजिबल चीज़ नहीं है। और ओलंपिक जैसे कंपटीशन में तो बहुत छोटी सी छोटी चीज़ पर गोल्ड सिल्वर में बदल सकता है, सिल्वर ब्रॉन्ज में बदल सकता है। ठीक है, तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मैं ये हाइट कंसिडर करने वाला हूँ कि ये ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास ऑफ जेवलिन की जो हाइट है उसको मैं नीरज की हाइट के बराबर लेके चलूँगा। अब यहाँ से हम चलते हैं ज़रा प्योर फिजिक्स की तरफ। मान लेते हैं कि ये है जेवलिन और इस जेवलिन को थ्रो करना है किसी हाइट से। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है या ग्राउंड है, और जेवलिन जिस हाइट से थ्रो किया जा रहा है इसको मैं एक पॉइंट की तरह से ट्रीट करूँगा। ये मान लो कि जेवलिन का सेंटर ऑफ मास है, और ये कितनी हाइट पर है, इसको h हाइट के एक टावर से प्रोजेक्ट किया जाना है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज है और इस जेवलिन को थ्रो करना है मुझे इस लाइन के अलोंग, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट होने के बाद कैसे पाथ को फॉलो करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। तो जो ट्रेजेक्टरी है वो एक पैराबोला है, उस पैराबोला की इक्वेशन अभी मैं लिखूंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ओरिजिन लेना होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें डिफाइन करना होता है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैं मान लेता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो u है और इस तरफ है। ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। ये हाइट है h, रेंज जो है ये कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज है r के बराबर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के साइड पर ग्राउंड से h हाइट पर है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये पॉइंट A और पॉइंट ऑफ लैंडिंग कितना है, b के बराबर है। ठीक है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग b के बराबर है। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, पॉइंट b के x कोऑर्डिनेट है r, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, -h के इक्वल, राइट। अब पार्टिकल जिस पैराबोला को फॉलो करता है उसकी इक्वेशन हम सबको मालूम है, क्या होती है, y = x tan थीटा -1/2 gx² cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को अगर आप सभी में tan थीटा करना चाहते हो तो cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो उसको tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज़ रखता हूँ पॉइंट बी पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी। तो y कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट है -h, तो मैंने यहाँ -h रखा, और x कोऑर्डिनेट को रखा है मैंने r, तो x को लिखा मैंने r, ठीक, और y कोऑर्डिनेट को कितना लिखा है, -h के बराबर। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, और u क्या है यहाँ पर, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है जिसका कि कैलकुलेशन मुझे करना है। ये u इज़ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इस इक्वेशन को हमने थोड़ा एडजस्ट किया और इसको tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। फर्दर एडजस्ट करते हैं तो ये इक्वेशन कितनी हो जाती है, ये इक्वेशन आ जाएगी इस फॉर्म में। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इस इक्वेशन में क्या क्या है, इस इक्वेशन में एक तो रेंज r है और एक थीटा है। अब हमको दो काम करने हैं यहाँ पर, एक तो हमको थीटा कैलकुलेट करना है कि किस थीटा पर रेंज मैक्सिमम होगी, दूसरा मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, ये दो वैल्यूज़ मुझे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा। अब मुझे थीटा की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर रेंज मैक्सिमम आएगी। इसके लिए मुझे मैक्सिमा मिनिमा यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलस लगानी पड़ेगी। तो कैलकुलस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम dr/d = 0, जैसा कि आप सभी जानते हैं dr/d = 0 करना है जिससे कि r मैक्सिमम आए। इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा, तो हमने डिफरेंशिएट किया, तो इस इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन है इतना आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर हम डिफरेंशिएट करें, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन में जैसे ही मैं dr/d को 0 रखता हूँ, जैसे ही dr/d को मैं 0 रखूँगा, उसी इंस्टेंट पर r को मुझे क्या कर देना पड़ेगा, r मैक्सिमम।
क्योंकि जब आर मैक्सिमम होता है तो डी आर बाई डी थीटा 0 होता है, तो मैं इसमें थीटा को डी आर बाई डी थीटा 0 रखता हूँ और आर को मैक्सिमम, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसमें से आर मैक्स 2 सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर इतना बचता है, ये अगर इक्वल टू 0 इसका मतलब ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आता है टेन थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स। याद रखना एक ये फॉर्मूला आ गया, थीटा आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जिस एंगल से प्रोजेक्ट करने पर रेंज मैक्सिमम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को मैंने सेपरेटली लिख लिया यहाँ पर। अब मैंने क्या काम किया, टेन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 2 से उठा के। इक्वेशन नंबर 2 से टेन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया है। और ये टेन थीटा कौन सा है? ये टेन थीटा की वो वैल्यू जिस पर रेंज मैक्सिमम हो जाती है। तो ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, इक्वेशन को एडजस्ट किया, तो इक्वेशन को एडजस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आता है। फर्दर सिंप्लीफाई कर दें इसको, अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आ जाती है आर मैक्स इक्वल टू अंडर रूट यू टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h यू स्क्वायर अपॉन जी। दिस इज द मैक्सिमम रेंज। ध्यान दो, मैक्सिमम रेंज जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पर होते थे तो उसमें मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला डिफरेंट था। उस समय कितना होता था? वो यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर। आपको याद कराता हूँ, जैसे ये है नॉर्मल केस, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, और यहाँ पर लेते थे हम रेंज। ये पॉइंट ए और बी ये दोनों सेम लेवल पर हैं। इस केस में रेंज का फॉर्मूला कितना आता है? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। और आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू को हम 1 रख देंगे तो ये आर मैक्सिमम हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इस एक्सप्रेशन में भी देखो, इस वाले एक्सप्रेशन में अगर एच को मैं 0 रख दूँ, यानी जिस हाइट से जेवलिन को थ्रो किया है उस हाइट को अगर मैं 0 रख देता हूँ, तो आर मैक्सिमम कितना बचेगा? अंडर रूट यू टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, यानी यही बचेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो एच एक फैक्टर है जो कि मैक्सिमम रेंज को चेंज करता है। दूसरी चीज़, अगर हम ज़्यादा हाइट से प्रोजेक्शन करते हैं तो उससे रेंज इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? रेंज इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इसमें जो एच है ये वाली टर्म या एच न्यूमरेटर में आ रहा है यहाँ पर, ये यू टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर में ऐड होकर इसको इंक्रीज करेगा। तो एच यहाँ आने से रेंज इंक्रीज हो गई है। ठीक है, नॉर्मल केस में रेंज कितनी होती है? ये वाली होती है। दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एक तो ये याद रखना है आपको कि जिस एंगल पर प्रोजेक्शन होगा उस किस एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो रेंज मैक्सिमम आए, तो वो ये वाला एंगल है, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ये है। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम नीरज के अप्रॉक्सीमेट इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के कैलकुलेशन पर। उसने जिस स्पीड से जेवलिन को रिलीज़ किया होगा उस पर आ जाते हैं। इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा। नीरज ने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज आई है, वो रेंज कितनी आई है? उसकी रेंज है 87.58 मीटर। मान लेता हूँ कि ये मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट हमने लिखा 1.8 मीटर। इस फार्मूले में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो उसके लिए पहले इस फार्मूले को थोड़ा एडजस्ट करना होगा मुझे, तो मैंने इसको एडजस्ट किया, तो ये इक्वेशन बन गई ये। अब ये यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा इक्वेशन को, और मैंने यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन कर लिया? मैंने सब्स्टिट्यूशन कर लिया है यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स के बराबर। तो अगर मैं यू स्क्वायर को एक्स रख दूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2h जी एक्स माइनस जी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है। अब ये इक्वेशन क्या हो गई है? अब ये इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि हमारा नॉर्मल मेथड है सॉल्व करने का, वो हमने मेथड लगाया और इसमें फर्दर और सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये है, x इक्वल टू जी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर मैक्स स्क्वायर माइनस एच के बराबर। याद रखना कि ये x क्या है? ये यू स्क्वायर है। अब x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। g को मैंने रखा 9.81, हाइट को मैंने मान लिया है जिस हाइट से जेवलिन को रिलीज़ किया गया, ग्राउंड से वो हाइट मैंने ली है 1.8, आर मैक्सिमम 87.58 और ये एच 1.8। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़े कैलकुलेशन के बाद, ये x की वैल्यू इतनी आएगी। ध्यान रखना कि x क्या है?
यू स्क्वायर के बराबर है, x इक्वल टू यू स्क्वायर है। तो ये यू स्क्वायर आता है 841.7, इसका हम अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट लेने पर ये आएगा 29.012 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रही होगी 29.012 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें तो ये आता है 104.443 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो फाइनली जो इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास आई, नीरज ने जिस स्पीड से उसको थ्रू किया होगा उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, 104.443 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर किन किन चीज़ों को हमने नेगलेक्ट किया है, ध्यान नहीं दिया। एक तो एयर फ्रिक्शन या एयर ड्रैग को हमने नेगलेक्ट किया, उसका इफेक्ट जरूर रहा होगा। दूसरा, जहाँ पर ये कंपटीशन हो रहा था वहाँ पर विंड की स्पीड की डायरेक्शन क्या थी और स्पीड क्या थी, उसने भी डेफिनेटली अपना रोल प्ले किया होगा। नंबर 3, जो कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, कि जेवलिन को थ्रो करते समय जो एथलीट होता है वो दौड़ भी लगाता है, उसका रनअप भी होता है। तो जब वो रनअप लेता है तो उसकी खुद की स्पीड भी जेवलिन की स्पीड में इंक्लूडेड है, यानी कि स्पीड रिलेटिव टू ग्राउंड जेवलिन की डिफरेंट होगी और रिलेटिव टू द एथलीट एट द टाइम ऑफ रिलीज थोड़ी डिफरेंट स्पीड थी, ठीक है। तो उसको भी हमने इसमें काउंट नहीं किया है। लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने लिया इसलिए है कि जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि अगर किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी और किस एंगल पर हम थ्रो करें कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे डिस्कशन में फाइनली तुम्हें याद क्या रखना है जेईई एडवांस के लिए, तो जेईई एडवांस के लिए आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो ये कि जिस एंगल पर प्रोजेक्ट करने से मैक्सिमम रेंज आएगी वो एंगल इससे मिलेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद इस एंगल को इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, tan 2 थीटा इक्वल टू आर मैक्स अपॉन एच। ध्यान दो यहाँ पर एच अपना रोल प्ले कर रहा है। और अगर मैं ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट करूँ, मान लो कि प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट किया जाता तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। एच डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो ये tan 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये अगर 0 हुआ तो ये इन्फिनिटी आएगा, यानी 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, π/2 और थीटा इक्वल टू π/4 यानी कि 45 डिग्री। यानी कि नॉर्मल केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री चाहिए होता है मैक्सिमम रेंज के लिए, वही आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि एच अपना रोल डेफिनेटली प्ले करता है, हाइट अपना रोल डेफिनेटली प्ले करती है मैक्सिमम रेंज में और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिस पर रेंज मैक्सिमम होती है वो बदल जाता है अगर हम किसी हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक ये वाला भी फॉर्मूला याद रखें, और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी उसके लिए भी ये फॉर्मूला याद रखें। इनके डेरिवेशन मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में डेरिवेशन को पूरा का पूरा याद रखने से बेटर है कि हमको फाइनल अगर रिजल्ट अगर याद हो तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो फिर मैं रिमाइंड करा दूं, ये सारा का सारा डिस्कशन हम किस लिए कर रहे थे, डिस्कशन हम इसलिए कर रहे थे कि जब जेवलिन को थ्रो किया गया तो किसी हाइट से थ्रो किया गया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसी हाइट पर था ग्राउंड से और पॉइंट ऑफ लैंडिंग ग्राउंड पर था, उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को हम कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको जेईई एडवांस में इससे हेल्प मिलेगी। मैं बार बार जेईई एडवांस क्यों कह रहा हूँ, मैं नीट या जेईई मेंस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नीट में और जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें कैलकुलेशन आपको इतना करना पड़े या किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन आ जाता है। तो जेईई एडवांस में आने की पॉसिबिलिटी है, मेंस में कम चांसेस हैं, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन नीट में तो जहाँ तक मुझे लगता है ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उसी के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स।